देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। उसी टाइप का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। स्नो लिमिटेड हैज़ 2 डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट है, क्लोथ एंड रेडीमेड क्लोथ्स। ठीक है, रेडीमेड क्लोथ्स आर मेड बाय फर्म इटसेल्फ आउट ऑफ क्लोथ सप्लाइड बाय द क्लोथ डिपार्टमेंट। रेडीमेड क्लोथ जो है वो क्लोथ डिपार्टमेंट से जो क्लोथ मिलता है उसको, उसी से वो रेडीमेड गारमेंट बनाता है। ठीक है, एज इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस, यानी क्लोथ डिपार्टमेंट जो है वो रेडीमेड गारमेंट को सप्लाई कर रहा है, रेडीमेड गारमेंट को। ठीक है ना, वो सेलिंग प्राइस पे सप्लाई करता है। जब ट्रांसफ़र करता है तो सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफ़र कर रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ कि सप्लाइड बाय क्लोथ डिपार्टमेंट एट इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, ट्रांसफ़र टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट ये भी दिया हुआ है, एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग और फिर सेलिंग। ठीक है, और फिर आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको 31 मार्च का। ओके, तो ये आप यहाँ से आराम से बन जाएगा, कुछ नहीं है। फिर स्टॉक इन द रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट, जो स्टॉक है रेडीमेड का, मे बी कंसिडर्ड एज 75% क्लॉथ, उसमें 75% क्लॉथ बोल रहा है। ठीक है, उसमें 75% जो है ना क्लॉथ का है पॉइंट। और सेल उसके बाद लिखा है क्लॉथ डिपार्टमेंट अर्न ग्रॉस प्रॉफिट एट अ रेट ऑफ 15% ड्यूरिंग द 11-12। 11-12 हमारे लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो गया। करंट ईयर है 12-13। ठीक है, 11-12 का जीपी रेशियो दे दिया है 15%। और जनरल एक्सपेंसेस है 1,10,000। ठीक है, तो जब हमारे पास सारा सेम क्वेश्चन है, कुछ वैल्यू खाली चेंज है, बाकी पूरा एकदम क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम है। कुछ नया टाइप का वर्किंग नहीं करना है हमको इस टाइप में। ठीक है, चलिए हम लोग पहले ट्रेडिंग पीएनएल का फॉर्मेट बना लेते हैं और उसका स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन। फिर जो वर्किंग का रिक्वायरमेंट होगा वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, जो वर्किंग का रिक्वायरमेंट होगा वो हम लोग साथ ही साथ कर लेंगे। फॉर्मेट बना लीजिए। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल ये हो जाएगा हमारा क्लोथ, और ये हो गया रेडीमेड। ये क्लोथ और ये रेडीमेड गारमेंट। ठीक है, चलिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, जो जो गिवन है डायरेक्ट पहले लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपके पास 3 लाख और फिर 50,000। ठीक है, परचेज गिवन है 20 लाख और 15,000। ठीक है, फिर सेल्स आपको गिवन है, इधर लिख देंगे बाय सेल्स। बाय सेल्स आपका 22 लाख और 4,50,000।
22 लाख और 4,50,000। फिर ट्रांसफ़र कर रहा है रेडीमेड गारमेंट को, क्लॉथ ट्रांसफ़र कर रहा है रेडीमेड को, तो क्लॉथ के क्रेडिट में लिखेंगे बाय ट्रांसफ़र टू रेडीमेड। ठीक है, क्लॉथ के क्रेडिट में लिखेंगे 3 लाख का वो ट्रांसफ़र कर रहा है। और इधर लिख देंगे, इधर ट्रांसफ़र हमको मिला गुड्स कहाँ से, क्लॉथ से, ट्रांसफ़र फ्रॉम क्लॉथ। तो रेडीमेड में लिख देंगे 3 लाख। एक तरह का इसका ये परचेज हो गया 3 लाख रुपया। ठीक है, चलिए जल्दी से लिख लीजिए यहाँ तक। उसके बाद दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 60,000, ये भी लिख देते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। $60,000 रेडीमेड में था। फिर आपको सेलिंग दिया है, वो तो P&L में लिखेंगे हम लोग। और फिर इधर दिया है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया क्रेडिट साइड में 2 लाख और 60,000। ठीक है, अब इसको आप बैलेंस कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल इसका कर लेते हैं 5,10,000, 5,10,000 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60 और 4,10,000, 4,15,000 ना। 5,10,000 माइनस 50,000 माइनस 1,50,000 होता है 15,000, फिर माइनस 3 लाख और फिर आपका 60,000, तो 85,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया रेडीमेड का। और इसी तरह इसका निकाल लेते हैं 22 और 3 25 और 3 27 लाख टोटल इसका हो गया। सत्ताईस लाख में से 23 लाख चला जाएगा तो 4 लाख, तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख आ गया। दोनों डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अब इसके बाद हम लोग आइए ग्रॉस प्रॉफिट जो है यहाँ लिख देते हैं 4 लाख और 85,000। फिर जो सेलिंग एक्सपेंसेस दिया था P&L में हमको लिखना है सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है 20,000 और 6,000, तो ये 20,000 और 6,000। ठीक है, अब यहाँ जनरल एक्सपेंसेस दिया है लेकिन इसका कोई रेशियो नहीं बताया है किस रेशियो में हमको करना है इसको डिस्ट्रीब्यूट। और जनरल एक्सपेंसेस एक ऐसा है ना, जनरल वर्ड से ही पता चला जनरल। जनरल मतलब वो जो है वो हमारा किसी भी पर्पस के लिए खर्च हुआ होगा, परचेज या सेल्स या किसी खास से डायरेक्टली रिलेटेड वो नहीं है, इसीलिए हम कोई रेशियो में इसको अपने मन से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ रहता ना कुछ कैरेज आउटवर्ड या कैरेज इनवर्ड तो हम उसको परचेज या सेल्स के रेशियो में बांट सकते थे, लेकिन इसको नहीं बांट सकते हैं। इसलिए हम इसको कंसोलिडेटेड यानी जब हम जनरल P&L अकाउंट बनाएंगे ना तो उसमें लिख देंगे। अभी हम इसको बैलेंस कर देते हैं यहीं पर, क्योंकि लोडिंग भी हम उसी में कैंसिल करते हैं जनरल P&L अकाउंट में ही। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो 4 लाख
और 20,000 इधर से माइनस कर दीजिएगा तो 3,80,000 आ जाएगा नेट प्रॉफिट आपका। ठीक है, और फिर इधर से 85,000 और फिर 6,000 माइनस कर देंगे तो 6,000 नेट प्रॉफिट आ जाएगा रेडीमेड गारमेंट का। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग पीएनएल। ट्रेडिंग पीएनएल बनाने तक तो कोई झमेला ही नहीं है, लोडिंग जो भी कैंसिल करना है जनरल पीएनएल, तो यहाँ तक तो आप आराम से बना लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक तो ट्रेडिंग पीएनएल में कोई भी क्वेश्चन में आपको यहाँ तक तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो वर्किंग है आपको करना है वो जो है वर्किंग जो करना है, कहाँ करना है सर? नेट प्रॉफिट 6,000 नहीं 79 लिखेंगे। ठीक है, 6,000 माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, 79 लिखो, नेट प्रॉफिट 79,000 होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ तक तो आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। लोडिंग कैंसिल करना है जनरल पीएनएल अकाउंट। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो इजी है क्वेश्चन। हम तो आपको पहले बताइए चैप्टर में जो झमेला है ना वो लोडिंग में ही। अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाए 2 डिपार्टमेंट का। ठीक है, जब 3 डिपार्टमेंट हो जाएगा ना तब और लोडिंग कैंसिल करना में और उसमें वर्किंग बढ़ जाएगा। अभी तक 2 ही डिपार्टमेंट, कल भी बनाए 2 डिपार्टमेंट था। ठीक है, आज भी ये क्वेश्चन बना रहे हैं 2 ही डिपार्टमेंट है। जहाँ 3 डिपार्टमेंट हो जाता है और तीनों डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो रहा है गुड्स। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्किंग और टफ हो जाएगा। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा करके इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, अब पूछने का वो सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो अलग मैटर है। ठीक है, तो चलिए जनरल पीएनएल अकाउंट में भी जो जो हम लोग लिख सकते हैं लिख देते हैं पहले। जनरल पीएनएल अकाउंट, तो बाय नेट प्रॉफिट जो निकाले वो लिख देंगे। क्लोथ का हम लोग निकाले 3,80,000 और रेडीमेड का 79,000 ये लिख दिए। इधर जनरल एक्सपेंसेस भी लिख देते हैं 1,10,000। ठीक है, अब आइए लोडिंग का वर्किंग करना है हमको वर्किंग करके लोडिंग निकालना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में। यही वर्किंग मेन है अभी इस टाइप के क्वेश्चन में। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र जहाँ भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वर्किंग जो है लोडिंग का ही होगा। और सेलिंग प्राइस पे ये ट्रांसफ़र कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा है कि क्लोथ डिपार्टमेंट रेडीमेड गारमेंट को सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफ़र कर रहा है। तो जब सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपका जो है हमको सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग कैंसिल करना है। यानी ओपनिंग स्टॉक का जो गुड्स ट्रांसफ़र हुआ होगा पिछले साल हुआ होगा, लास्ट ईयर में ट्रांसफ़र किया होगा। तो जब लास्ट ईयर में ट्रांसफ़र किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो लास्ट ईयर वाला, तो लास्ट ईयर का जितना ग्रॉस प्रॉफिट होगा ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग उसी से कैंसिल होगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है पिछले साल का जीपी रेशियो 15% दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक का पहले लोडिंग निकाल लेते हैं। स्टॉक रिजर्व लिखिए, स्टॉक रिजर्व ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रेडीमेड गारमेंट। रेडीमेड डिपार्टमेंट का हमको निकालना है भाई। ठीक है, रेडीमेड का निकालना है, क्लॉथ का नहीं, क्लॉथ तो ट्रांसफ़र ही कर रहा है। ठीक है, जो निकलेगा वो रेडीमेड का निकलेगा। तो देखिए रेडीमेड का निकालना है तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे इसका ओपनिंग स्टॉक कितना है। रेडीमेड का ओपनिंग स्टॉक कितना था 50,000। ठीक है, इस 50,000 में क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि भाई 75% जो है ना वो क्लॉथ का है। टोटल इसमें पूरा का पूरा क्लॉथ का नहीं है, 75% पोर्शन जो है क्लॉथ का है और जो 25% अदर एक्सपेंसेस दिया इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको तो जो क्लॉथ भेजा होगा उसी में ना लोडिंग होगा। ठीक है, तो लिखा लेंगे हम लोग पोर्शन ऑफ क्लॉथ, पोर्शन ऑफ क्लॉथ इक्वल टू
75% ऑफ 50,000 इक्वल टू 35,000। अब इस 35,000 में ही लोडिंग होगा जो भी होगा, और जीपी रेशियो निकाल लेंगे हम लोग। जीपी रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, 15% है हमारा ये 11-12 का, और 11-12 के ही प्राइस पे ये ट्रांसफ़र हुआ गुड्स बचा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब पिछले साल का, ठीक है। तो ये अब आपका स्टॉक रिजर्व निकल जाएगा। अच्छा ये गड़बड़ हो गया ना, सॉरी, डायरेक्ट लिखने के चक्कर में हो जाता है। 35,000 नहीं होगा, 35,000 नहीं होगा, 37,500 होगा। ये 70% रहता तो ठीक था। 37,500 में मल्टीप्लाइड का इसका 15% कर दीजिएगा, ठीक है। 37,500 का 15%, 5625। ये आ गया आपका लोडिंग ओपनिंग स्टॉक का, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग जनरल P&L अकाउंट में किधर लिखिएगा? क्रेडिट साइड में। तो चलिए क्रेडिट साइड में इसको हम लोग लिख देते हैं स्टॉक रिजर्व 5625, ठीक है। क्रेडिट साइड में लिख दिए 5625। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आइए हम लोग को वर्किंग करना है स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है। स्टॉक रिजर्व ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ऑफ रेडीमेड डिपार्टमेंट। रेडीमेड डिपार्टमेंट ठीक है। और स्टॉक रिजर्व ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रेडीमेड डिपार्टमेंट। चलो निकालो। तो यहाँ पर इसका अब देखिए, यहाँ पर क्या है, स्टॉक रिजर्व जो क्लोजिंग स्टॉक वाला है उसको निकालने से पहले आपको करंट ईयर का जीपी रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो तो करंट ईयर सेल प्राइस पे भेजा होगा वो, ठीक है। तो करंट ईयर यानी 12-13 का जीपी रेशियो चाहिए। तो 12-13 का जीपी रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आपको उसको पहले निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो पहला स्टेप होगा हमारा, वर्किंग करेंगे, जीपी रेशियो हम लोग निकालेंगे। जीपी रेशियो 12-13 का किस डिपार्टमेंट का, ये भी ध्यान रखना होगा। ट्रांसफर कौन कर रहा है? क्लॉथ। तो क्लॉथ का जीपी रेशियो निकालेंगे। क्लॉथ डिपार्टमेंट का आप निकालिए जीपी रेशियो, क्योंकि जो प्रॉफिट हो रहा है, जो लोडिंग हो रहा है वो क्लॉथ डिपार्टमेंट कर रहा है, ठीक है। तो क्लॉथ डिपार्टमेंट का आप जीपी रेशियो निकालिएगा। अब जीपी रेशियो निकालने के लिए हमको क्लॉथ डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट देख लीजिए कितना है, 4 लाख। और सेल्स हम लोग लेंगे सेल्स हो जाएगा क्लॉथ का 22 और 3 25। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र को भी हम सेल मानते हैं, 3 लाख ये और 22 लाख ये। टोटल सेल 22 + 3 कितना हो गया? 25 लाख को हमको करना है, ठीक है। तो चलिए जीपी रेशियो निकालिए। ग्रॉस प्रॉफिट है 4 लाख, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट है 4 लाख और डिवाइडेड बाय 25 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यह आ जाएगा आपका 16%, ठीक है। 4 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख टोटल सेल है। इंटर डिपार्टमेंट सेल को भी हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। इंटर डिपार्टमेंट सेल को भी हम लोग कंसिडर करेंगे। तो टोटल मिलाकर हो जाएगा 25 लाख। 22 + 3 का 16% आ गया आपका जीपी रेशियो नया करंट ईयर का। तो करंट ईयर का जो जीपी रेशियो आया, अब इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं स्टॉक रिजर्व। तो अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई रेडीमेड का? देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रेडीमेड
कितना क्लोजिंग स्टॉक है? 60,000। इसमें से आप पोर्शन ऑफ क्लोथ निकाल लीजिए कि क्लोथ का कितना पोर्शन है इसमें। पोर्शन ऑफ क्लोथ 60,000 का 75%, ठीक है ना। 60,000 का 75% आप निकालिए तो ये आ रहा है आपका 45,000, ठीक है। 45,000 आ गया। अब आप इसमें से स्टॉक रिजर्व निकाल लीजिए। स्टॉक रिजर्व कितना हो जाएगा? 45,000 का 16%, ठीक है। इसका 16% निकाल लीजिए, 7200, ठीक है। 7200 आपका आ गया स्टॉक रिजर्व। इसको आप यहाँ लिख दीजिए टू स्टॉक रिजर्व 7200। अब आप इसको बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। 3,80,000 प्लस 79,000 प्लस 5625, टोटल आ गया 464,625, 464,625। ये भी 464,625 माइनस 1,10,000 माइनस 7200, तो ये आपका आ गया 347,425, 347,425 टू नेट प्रॉफिट। ये हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ लोडिंग, स्टॉक रिजर्व वगैरह सब कैंसिल करके दोनों डिपार्टमेंट का आपका बन गया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो वर्किंग जो है इसी पे ध्यान देना है भाई, ये वर्किंग कैसे हो रहा है, ठीक है ना। यही मेन वर्किंग है इसमें, इस टाइप का क्वेश्चन में। बाकी खर्चा अगर कॉमन भी दिया है तो उसको एप्रोप्रिएट बेसिस पे बांट देंगे, सेल्स परचेज या जो भी रेशियो बनेगा, ठीक है, उसके बेसिस पे बांट देना अगर कॉमन दिया हुआ है तो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वर्किंग करते समय, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, है ना। क्वेश्चन हो गया ये कंप्लीट। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। खुशी एंड कंपनी हैज़ 2 डिपार्टमेंट, पढ़ लीजिए आराम से। पहले 2 डिपार्टमेंट है, ए और बी, ठीक है। डिपार्टमेंट बी सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट ए, बी बेच रहा है ए को। इसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। जनरली हम लोग क्या होता है कि सीक्वेंस समझते हैं कि भाई ए बी को बेच रहा होगा, इसमें उल्टा लिखा है। अब हड़बड़ में पढ़िएगा तो आप ए को मान के चलिए ए में लिख दिए, सब कर दिया। तो ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि जनरली हम लोग ये समझते हैं कि जो पहले लिखा हुआ है वही ट्रांसफ़र कर रहा है, माइंड में ये चलता है। लेकिन यहाँ उल्टा लिखा है, बी सेल कर रहा है ए को, ए बी ट्रांसफ़र कर रहा है ए को नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 एंड ऑल्सो ascertain द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ठीक है। ए और बी का डिटेल आपको दे दिया। ओपनिंग स्टॉक ए का देखिए नील है, ठीक है। परचेज दे दिया है, फिर गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट बी दे दिया है, वेजेस दे दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, फिर क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अभी इसका मीनिंग हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट,
और उसके बाद सेल्स और फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी। नीचे लिखा हुआ है द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर बोथ द डिपार्टमेंट वेर नॉट अपोर्शनड, यानी ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ नहीं है पहले से, आपको कॉमन एक्सपेंसेस ये हो गया। कौन कौन सा? सैलरी, एडवर्टीजमेंट और जनरल एक्सपेंसेस। फिर नीचे लिखा है कि डिप्रिसिएशन शुड बी चार्ज एट 25% ऑफ द मशीनरी वैल्यू, जो भी मशीनरी का वैल्यू होगा उसका 25% डिप्रिसिएशन लगेगा ऑफ रुपीज़ 48,000, यानी मशीन का वैल्यू 48,000 है जिसका 25% डिप्रिसिएशन लगाना है। मशीन का वैल्यू 25% डिप्रिसिएशन लगाना है 48,000 रुपये। मशीन का वैल्यू भी दे दिया क्वेश्चन में ही डाला। फिर लिखा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शन्ड इन टर्नओवर रेशियो। एडवर्टीजमेंट को बोलता है भाई तुम सेल्स रेशियो में बांट देना इसको। ये तो नहीं भी बोलता, हम उसी में करते, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का अप्रोप्रिएट जो अपोर्शमेंट का रेशियो होता है वो सेल्स रेशियो ही होता है। ठीक है। उसके बाद सैलरी का बोलता है 1:2। सैलरी को बोल रहा है भाई कि तुम 1:2 में बांटना। फिर बोलता है डिप्रिसिएशन का 1:3। जब डिप्रिसिएशन निकालेंगे हम लोग यहाँ पर 25% 48,000 का, उसका 1:3 में बोलता है बांटने के लिए। और जनरल एक्सपेंसेस को बोलता है 1:3 में, इसको भी 1:3 में ही बोल रहा है आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका बात खत्म। यहाँ पर देखिए नेट बोलता है नॉर्मल सेलिंग प्राइस, तो कौन सारा वर्किंग वहीं पर फिर आ जाएगा वो लोडिंग वाला कि भाई पहले जीपी का रेशियो निकालना पड़ेगा बी डिपार्टमेंट का, क्योंकि बी यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है। तो बी का हम जीपी रेशियो निकालेंगे। ठीक है। और फिर जो जीपी रेशियो आएगा उसके बेसिस पे हम निकालेंगे। ओके। अब देखिए क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। पिछला क्वेश्चन या कल भी जो हम लोग बनाए थे उसमें लिखा हुआ था कि क्लोजिंग स्टॉक जो है उसमें कितना पोर्शन है ट्रांसफरर डिपार्टमेंट का, लिखा हुआ था। एक में बनाया तो अभी बनाया जो क्वेश्चन उसमें 75% लिखा हुआ था कि 75% क्लोथ का है। कल एक क्वेश्चन बनाया था उसमें 80% लिखा हुआ था कि भाई क्लोथ डिपार्टमेंट का है। ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ भी बनाए तो 75% लिखा हुआ था। ठीक है। तो आपको यहाँ पर वो चीज़ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है। वो चीज़ मिसिंग है। तो यहाँ पर अब आप बोल सकते हैं कि जो क्लोजिंग स्टॉक ए के पास है, ए का क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 है, ये सारा का सारा बी का होगा। ये हम तब एज्यूम करते जब ए कुछ परचेज नहीं कर रहा है, लेकिन ए का तो परचेज भी है, ए का भी तो परचेज है खुद का, ए का तो है ना परचेज कि नहीं है? है। तो इसका मतलब हो सकता है ए का अपना परचेज किया हुआ सामान भी तो बचा होगा उसके क्लोजिंग स्टॉक में। ठीक है। तो हमको यहाँ रिलेशन बनाना पड़ेगा, रिलेशन बना करके निकालना होगा कि इस 1,80,000 में बी का कितना है। रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा अभी हम बताएंगे, कि हम डायरेक्ट ये एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि 1,80,000 का 1,80,000 पूरा का पूरा बी का है। ये हम एजम्पशन अगर लेके बनाते हैं तो गलत बनेगा क्वेश्चन। कैसे हो सकता है? आप देखिए ना, ये तो अपना भी गुड्स खरीद रहा है, तो ये हम कैसे मान लेंगे कि ये जो गुड्स खरीदा सारा बिक ही गया? ये एजम्पशन हम ले लेंगे तब ना, एक गुड्स खरीदा हुआ गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में नहीं जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ ये भी एजम्पशन इसका मतलब ले रहे हैं ना आप कि ए ने जो खरीदा अपने से, खुद से जो खरीदा वो सारा बिक ही गया उसका, तभी ना उसका क्लोजिंग स्टॉक में नहीं गया वो सामान। तो एक गलत एग्जम्पशन होगा, ये एग्जम्पशन गलत होगा, ये लॉजिकल नहीं फैक्ट हो रहा है। ठीक है। वो तो इजी करने के लिए क्वेश्चन आप कर सकते हैं ऐसा कि जल्दी से बन जाएगा। ठीक है। लेकिन ये गलत हो जाएगा। हमको यहाँ रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? अभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पहले बना लेते हैं। लोडिंग तो बाद में कैंसिल करना पड़ता है लास्ट में, पहले ट्रेडिंग P&L बना लेते हैं, उसके बाद फिर से इसको डिस्कस करेंगे। चलिए फॉर्मेट बना लेते हैं ट्रेडिंग P&L का।
ए और बी, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ठीक है, चलिए जो जो दिया है वो लिख लेते हैं हम लोग। ओपनिंग स्टॉक ए का कुछ नहीं है, बी का 1 लाख है। परचेज परचेज 2 लाख, बी का 23 लाख, 23 लाख। फिर बोलता है बी ने ट्रांसफ़र किया ए को 7 लाख का, यहाँ लिखते हैं ट्रांसफ़र फ्रॉम बी। बी से गुड्स मिला इसको 7 लाख का ए को, यानी बी के क्रेडिट में लिखना होगा हमको बाय ट्रांसफ़र टू ए, बी में आएगा 7 लाख रुपया। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका है वेजेज। वेजेज भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। वेजेज आपको दिया है 1,60,000, दूसरा का 1 लाख। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस P&L में जाता है, उसको छोड़ देते हैं अभी। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है और सेल्स दिया है। सेल्स हम लोग लिखते हैं पहले, बाय सेल्स। सेल्स दिया है 15 लाख और 23 लाख, 15 और 23। फिर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 और 5 लाख। इसको बैलेंस कर दीजिए। 7 और 3 30 और 5 35 लाख, 15 और ये 16,80,000, फिर ये 35 लाख, ये 16,80,000, 24 और 1 25 तो 10 लाख आ गया, है ना। और 7 और 2 9 और 1 10, 10,60,000, यानी 6,20,000 ना, 6,20,000 आएगा इसका ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट आप लिख दीजिए P&L अकाउंट में 6,20,000 और 10 लाख। अब आइए जो जो खर्चा P&L में लिखना है वो लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर में जो टेबल दिया था, जहाँ जहाँ खर्चा, एक ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज हम लोग नहीं लिखे थे अभी ट्रेडिंग में, और एक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो ये दोनों लिख देते हैं पहले, ट्रेवलिंग, और ये आपको ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1,40,000 और 10,000। फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी भी P&L में आता है। प्रिंटिंग स्टेशनरी 16,000 और 20,000। ठीक है, अब देखिए नीचे कुछ कॉमन एक्सपेंसेस दिया था और उसका रेशियो भी दिया था। ये हम लोग यहाँ पढ़ के लिखे हुए हैं ऑलरेडी, कि भाई पढ़े थे हम लोग यहाँ सैलरी को 1:2 में बांटना है। ठीक है, ये हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी। एडवर्टीजमेंट को बोला था यहाँ भाई कि तुम टर्नओवर यानी सेल्स के रेशियो में बांट देना। ठीक है, और फिर जनरल एक्सपेंसेस 8 लाख दिया है, इसको बोलता था 1:3 में। और जो डिप्रिसिएशन निकालने बोला है 25% के रेट से मशीन पे, उसको भी बोला है 1:3 में। चलिए, तो हम पहले सैलरी लिखते हैं। सैलरी
ठीक है। तो सैलरी हमारा कितना, 2,70,000 को 1:2 में बांटिए, क्या आएगा तो बताएगा क्या, 1:2 सैलरी को 1:2 में बांटिए, 2,70,000 को डिवाइड कर दीजिए 3 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 180,000 तो 1,80,000 आ जाएगा ए में और 90,000 आ जाएगा बी में। ओके, नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। सर 1:2 में तो 90,000 हाँ? सर पहले 90 अच्छा 1:2 री तेरी फिर गड़बड़ हो गई, ये होता है, गलती होता है। 1:2 है ना, तो इसमें 90,000 लिखना होगा, इसमें 1,80,000 लिखिएगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट को सेल्स रेशियो बोलता है। अब सेल्स रेशियो आपको बनाना पड़ेगा, दिया नहीं है क्वेश्चन। देखिए ए का कितना सेल है, 15 लाख। ठीक है, ए का सेल 15 लाख है और बी का 7 और 23 30 लाख हो जाएगा। ये 7 लाख जो बेच रहा है वो भी सेल ही कर रहा है ना, वो एक डिपार्टमेंट बी ए को सेल कर रहा है, ठीक है 7 लाख का, तो ये भी तो सेल ही माना जाएगा। 7 और 23 कितना हो गया, टोटल 30 लाख बी का सेल, और ए का हो गया 15। तो यहाँ रेशियो बना लीजिए, 15 और 30 का रेशियो है, यहाँ दोनों मिलाकर टोटल सेल्स 30 लाख है बी का। ठीक है, तो 15 और 30 का रेशियो वही हो गया, 1:2 ही बनेगा। आप 15 और 30 भी लिख सकते हैं, बात बराबर है, यानी 1:2 ही बनेगा ये। तो सेल्स निकाल लीजिए, एडवर्टीजमेंट 1:2 में बांटिए, 90,000 है, यानी 30 और 60। 90,000 को बांटिएगा जब 1:2 में, तो 30 और 60 आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते जाइए। एडवर्टीजमेंट के बाद जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस को क्वेश्चन में लिखा है 1:3 में बांटिएगा, 1:3 में। ठीक है, तो 1:3 निकाल लीजिए, आपका टोटल 8 लाख है, 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी 2 लाख, और ये हो गया 6 लाख। ठीक है, उसके बाद डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन को भी बोला है 1:3 में, लेकिन पहले हम डिप्रिसिएशन अलग से निकाल लेते हैं। डिप्रिसिएशन है 25% ऑफ मशीन वैल्यू लिखा है, मशीन वैल्यू 48,000 है आपका, मशीन वैल्यू 48,000। तो निकाल लीजिए 25% ऑफ 48,000 कितना हो जाएगा, 25% 48,000 का यानी 12,000। तो ये 12,000 को अब आप बांटिएगा 1:3 के रेशियो में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3,000 और 9,000। ठीक है ना, 12,000 को जब बांटिएगा, 12,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 3,000 और 9,000। ठीक है, समझ में आया बात। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे और फिर जनरल पीएनएल बना करके वहाँ पर लोडिंग कैंसिल कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ भी लोडिंग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना, लोडिंग हम यहाँ भी पीएनएल में कर सकते हैं कैंसिल, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई जनरल एक्सपेंसेस वगैरह अलग से कुछ दिया है नहीं। जो भी खर्चा दिया था वो सारा हम अपोर्शन कर दिए। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं लोडिंग। जब हम बी ने ट्रांसफ़र किया ना गुड्स ए को, तो बी के पीएनएल में डेबिट कर देंगे यहाँ लोडिंग को। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग हम यहाँ पर डेबिट कर सकते हैं बी के पीएनएल में। ज़रूरी नहीं हमको जनरल पीएनएल बनाना,
जनरल P&L बनाना हम लोग को यहाँ ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम बना ही रहे हैं क्वेश्चन में, तो इसमें भी बना ही देते हैं। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, कहीं का गलती नहीं होगा आपका, लोडिंग निकाल के यहाँ लिख देंगे, ठीक है, फिर बैलेंस कर देंगे, बात बराबर है, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में अलग से कोई ऐसा खर्चा नहीं दिया है जिसको हमको अपोर्शन हम नहीं कर पा रहे हैं। जो भी खर्चा दिया था सबका रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हम उसको अपोर्शन कर दिए। तो जनरल P&L जनरली उस केस में हमको बनाना ज़रूरी हो जाता है जहाँ पर हम कुछ ऐसा एक्सपेंसेज है जो कि हम अपोर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ हमको बनाना ही पड़ेगा। हम यहाँ चाहें तो स्टॉक रिजर्व यहीं पर लिख सकते हैं, स्टॉक रिजर्व यहाँ लिख देंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग कैंसिल करना है, ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं है एक के पास, तो हम यहीं पर लोडिंग कैंसिल कर सकते हैं। वर्किंग उसी तरह करेंगे जैसे करते हैं, वर्किंग का पैटर्न नहीं ना चेंज होगा, वर्किंग एज इट इज जो होगा वही, ठीक है। तो चलो हम लोग आज यहीं पर कैंसिल कर देते हैं स्टॉक रिजर्व, ठीक है। वर्किंग कर लीजिए, चलिए स्टॉक रिजर्व निकालना है, स्टॉक रिजर्व ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए डिपार्टमेंट का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका लोडिंग। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि इसमें दो वर्किंग होगा लोडिंग निकालने से पहले। पहला कि बी का जीपी रेशियो नहीं दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक तो चूंकि ए के पास है ही नहीं, ठीक है, जो भी है क्लोजिंग स्टॉक है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर हुआ होगा करंट सेलिंग प्राइस पर ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है। तो जब करंट सेलिंग प्राइस पर ट्रांसफर हुआ होगा तो पहले आप जीपी रेशियो क्या है बी का ये निकालिए, बी का जीपी रेशियो, ठीक है। तो चलिए हम लोग बी का जीपी रेशियो निकालते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना होगा, यहाँ ट्रांसफर बी कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो जीपी रेशियो ऑफ बी निकालिए, बी डिपार्टमेंट। चलिए जीपी कितना है बी का 10 लाख और टोटल सेल उसका 30 लाख, ठीक है। जीपी आपका है 10 लाख और टोटल सेल्स इंक्लूडिंग इंटर डिपार्टमेंटल सेल उसको भी लेंगे, ये याद रखना होगा। ऐसा नहीं कि जो सेल के नाम से लिखे हैं वही ले लिया खाली और इंटर डिपार्टमेंटल सेल को भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। जो इंटर डिपार्टमेंट सेल है वो भी सेल माना जाता है, सेल ही हो रहा है ना, उसको भी तो हम नॉर्मल सेल प्राइस पर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सेल ही ना हुआ वो भी, ठीक है। तो इंटर डिपार्टमेंटल 10 लाख डिवाइडेड बाय आपका 23 और 7 30 लाख, ठीक है। 7 लाख आपका इंटर डिपार्टमेंट सेल है प्लस 23 लाख नॉर्मल सेल है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा रेशियो 33.33%, ठीक है। चलो अब देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि ए के क्लोजिंग स्टॉक में कितना पोर्शन बी का है। अभी तक 2-3 क्वेश्चन हम लोग बनाए उसमें लिखा हुआ था कि 80% है, 75% है, तो हम डायरेक्ट कर लेते थे। अब यहाँ हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते, अपने मन से कैसे मान लेंगे कि 80% या 75%, या हम ये भी नहीं मान सकते कि 100% है, ये भी नहीं मान सकते, कुछ भी एजम्पशन आप नहीं ले सकते। तो आपको यहाँ रिलेशनशिप बना करके निकालना होगा कि 1,80,000 में कितना बी का है, ए का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें बी का कितना है, ठीक है। ये कैसे बनेगा रिलेशनशिप, आइए हम समझ लेते हैं। हमारे पास देखिए बी का समझिए, ध्यान ए का समझिए, सॉरी ए के पास कितना गुड्स था, ए ने परचेज किया 2 लाख का और 7 लाख का उसका अपना था, ठीक है, सॉरी ट्रांसफ़र करने के बाद आया था उसके पास 7 लाख का, उसके पास ट्रांसफ़र करने के बाद आया था, ठीक है। तो 7 और 2 9 हो गया। अब देखिए वेजेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1,60,000, ठीक है, क्योंकि जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हुआ होगा ना, ठीक है ना, तो इस क्लोजिंग स्टॉक में वेजेज का भी तो कुछ पोर्शन होगा, क्योंकि वेजेज जो कॉस्ट ऑफ गुड्स का पार्ट ना हो जाता है वेजेज,
वेजेज जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स का पार्ट हो जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक का जो हम वैल्यूएशन करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स पे करते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ परचेज पे नहीं होता वैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स पे होता है। तो वेजेज बिकम्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। यानी अब आपके पास ये 2 + 7 और 1 टोटल कितना हो गया, ये तीनों मिलाकर 10,60,000। 10,60,000 में बी से मिला हुआ कितना है, 7 लाख। 10,60,000 में बी से मिला हुआ 7 लाख है। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स करंट पीरियड का टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो 10,60,000 है, उसमें से 7 लाख रुपया उसको बी का मिला हुआ है। तो इस 1,80,000 में कितना होगा बी का, ठीक है। टोटल करंट पीरियड में जो उसके पास आया गुड्स इंक्लूडिंग वेजेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया उसका 10,60,000, उसमें से 7 लाख बी का है। तो अगर 1,80,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स बचा हुआ है तो उसमें से कितना बी का है, निकल जाएगा इस तरह से। तो हम लोग वर्किंग करेंगे, आइए। पोर्शन ऑफ बी इन क्लोजिंग स्टॉक। तो जहां भी ये नहीं बताएगा ना कि 75% या 80% है, तो उसमें यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ द ईयर ऑफ ए डिपार्टमेंट। ए डिपार्टमेंट का आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स लिखना है, ठीक है ना। इसका टोटल निकाल लीजिए, कितना है भाई। करंट पीरियड का लिखेगा, ठीक है ना, करंट पीरियड का। अगर यहाँ ओपनिंग स्टॉक देखिए नहीं दिया हुआ, अगर मान लीजिए दिया होता तो क्या करते, तो भी नहीं लेते। ओपनिंग स्टॉक पिछले पीरियड का होता है, वो तो कैरी फॉरवर्ड होके आता है, करंट में है तो पिछले पीरियड का, ठीक है, तो वो नहीं लेते। करंट पीरियड का जो होगा, करंट पीरियड का परचेज, करंट पीरियड का ट्रांसफर वाला गुड्स और करंट पीरियड का वेजेज ऑफ द ट्रांसफरी डिपार्टमेंट, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफरी का पोर्शन हमको में से निकालना है कितना पोर्शन ए का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ द ईयर का मतलब करंट, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, करंट ईयर का। ओपनिंग स्टॉक इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालते समय, ओपनिंग स्टॉक नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो ओपनिंग कुछ होता ही नहीं है भैया। अगर क्लोजिंग नहीं है ना तो ओपनिंग नहीं हो सकता है, क्लोजिंग ही ओपनिंग बनता है। यानी पिछले साल था ही नहीं कोई ट्रांसफर, ये मान के चलिए, ठीक है ना। पिछले साल बी ने ए को कुछ नहीं ट्रांसफर किया था, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक उसका नहीं था, इसलिए ए का भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है। क्लियर। तो ओपनिंग स्टॉक कभी नहीं इंक्लूड करेंगे। तो अब आएगा इसमें क्या, तो परचेज लेंगे करंट पीरियड का प्लस गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी प्लस वेजेज और प्लस कोई और डायरेक्ट एक्सपेंसेज अगर होगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेज ऑलवेज कॉस्ट ऑफ गुड्स का पार्ट होता है। यहाँ वेजेज दिया है केवल, इसलिए वेजेज लेंगे, या इसके अलावा मान लो कैरेज इन वार्ड दिया रहता क्वेश्चन में तो कैरेज इन वार्ड भी हम ले लेते, ठीक है, अगर दिया रहता तो, ठीक है। इस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो नहीं लेंगे, कहाँ से लेंगे, अपने मन से। तो परचेज कॉस्ट ट्रांस आया जो बी से, और जो वेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इससे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स निकल जाएगा। तो परचेज हमारा था 2 लाख का, टोटल गुड्स आया इसको ट्रांसफर होके 7 लाख का, और प्लस 1,60,000, ठीक है। टोटल गुड्स हो गया 10,60,000 का, ठीक है। टोटल गुड्स हो गया आपका 10,60,000 का। अब रिलेशनशिप बनाते हैं। टोटल 10,60,000 में 7 लाख रुपया है बी का,
आउट ऑफ 10,60,000 रुपीज 7 लाख बिलोंग टू बी। 10,60,000 में 7 लाख बी का है, ठीक है। देन 1,80,000 जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें कितना बिलोंग करता है बी का, ये निकालना है इस तरह से आपको, ठीक है। निकाल लीजिए तो पोर्शन ऑफ बी पता चल जाएगा आपको। पोर्शन ऑफ बी निकल गया हमारा इक्वल टू 7 लाख डिवाइडेड बाय 10,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,80,000 कितना आएगा? 1,18,868। ₹1,18,868 का वैल्यू का गुड्स इसमें इंक्लूड है इस 1,80,000 में। किसका? बी का, जो बी ने दिया था ए को। तो जो बी ने ए को दिया था इसी में ना लोडिंग होगा, इसी पोर्शन ऑफ गुड्स में लोडिंग होगा। 1,18,868 में ही लोडिंग इंक्लूड है, ठीक है। तो अब निकाल लीजिए परसेंटेज प्रॉफिट का, हम लोग पहले निकाल लिए थे। स्टॉक रिजर्व 118,868 मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट निकला था जीपी रेशियो? 33.33%, ठीक है। 118 फिर 868 डिवाइडेड बाय 3 तो आ जाएगा 39,622 ना। लोडिंग 39,623 कर देते हैं ना, 39,623 का लोडिंग हो गया आपका, ठीक है। अब ये स्टॉक रिजर्व जो निकाल लिए हम लोग, वर्किंग समझ में आया ना। जहाँ भी पोर्शन नहीं बता रहा है क्वेश्चन में, आप अपने मन से ये नहीं मान सकते हैं कि 100% उसी का है, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ लिख देता तो अलग बात है, क्वेश्चन में लिख देता है कि 100% 1,80,000 पूरा का पूरा एक का है, तब तो क्वेश्चन में लिख दिया है, तब तो दिक्कत ही नहीं है। लेकिन नहीं लिखा है, पोर्शन बताया नहीं है, तो आपको ये रिलेशनशिप इसी तरह बनाना पड़ेगा, ठीक है। कि टोटल गुड्स बी के पास यानी ट्रांसफरी डिपार्टमेंट के बाद पूरे साल में कितने का आया, उसमें से ट्रांसफरर का कितना था ये, और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें कितना होगा ट्रांसफरर का। तो ये रिलेशनशिप आपको इसी तरह बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप ये एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि सारा गुड्स जो है ट्रांसफरर का ही, गलत हो जाएगा एग्जाम्पशन, ठीक है। चलिए अब ये 39,623 जो है ये हम लोग लिख देते हैं स्टॉक रिजर्व 39,623, क्लियर। बैलेंस कर दीजिए, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। आपको बी के पीएनएल में निकला है, अगर आप जनरल पीएनएल नहीं बना रहे हैं तो बी के पीएनएल में लिखना होगा, क्योंकि लोडिंग कौन किया होगा? बी किया होगा, ठीक है ना। बी इसमें लोडिंग किया है, ए नहीं लोडिंग ऐड किया है। कौन ऐड किया है? बी ट्रांसफर करेगा तो बी के पीएनएल में कैंसिल कीजिएगा, ए अगर ट्रांसफर करता है तो ए के पीएनएल में कैंसिल करते, ठीक है। तो अब आप इसको बैलेंस कर दीजिए, नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट अब आप निकाल लीजिए, 10 लाख में से सारा माइनस कर दीजिए, माइनस 20 और 10 30, माइनस 1,80,000, माइनस 60,000, माइनस 6 लाख, माइनस 9,000 और माइनस 69,623। कितना आया जी नेट प्रॉफिट? 2,237 हम लोग इसको कंसोलिडेट है और ए भी बोल रहे हैं। हम ए और बी का पूछ रहे हैं। 81 नहीं निकाला है। नहीं निकाला है
377 होगा हमारे हिसाब से। और इधर 6,20,000 माइनस 1,40,000 माइनस 16,000 माइनस 90,000 माइनस 30,000 माइनस 2 लाख माइनस 3,000 1,41,000। ठीक है, तो लोग जनरल पैनल बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं भी बनाएंगे चलेगा। मैंने एक बात बता रहे, देखो अलग अलग तरह का समझना इसलिए जरूरी है ना कि मान लो स्पेशली लिख दिया क्वेश्चन में नहीं जनरल पैनल मत बनाना लिख देगा तब देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर जनरल पैनल और कंसोलिडेटेड पैनल। तो इसीलिए समझना हर तरह से चाहिए, क्वेश्चन में कुछ भी लिख सकता है समझ गया बात। तो चूंकि इस क्वेश्चन में कॉमन इंस्पेक्शन ऐसा कोई नहीं था जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, सारे एक्सपेंसेस को हम बांट दिए हैं पीएनएल में ही, तो जनरल पीएनएल नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। ठीक है, और ये वर्किंग आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर कुछ गलती कीजिएगा तो गलत हो जाएगा भाई। ये जब भी नहीं दिया रहेगा कोई पोर्शन तो आपको यही करना है, रिलेशनशिप बना करके निकालना पड़ेगा कि कितना है पोर्शन ए का बी में या बी का ए में, जो भी ट्रांसफरी डिपार्टमेंट है उसके क्लोजिंग स्टॉक में दूसरे डिपार्टमेंट का कितना है। ये आपको कॉमन सेंस इस तरह से लगाना पड़ेगा। आप अगर सीधा सीधा एजम्पशन ले लीजिएगा ना कि 100% उसी का नहीं दिया तो वही मान लेते हैं क्या होगा। ठीक है, होगा यही कि मार्क्स नहीं देगा। ठीक है ना, गलत एजम्पशन है ना। अगर क्वेश्चन में लिख देता है कि हाँ 100% उसी का है, वो भी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ मान लो जैसे परचेज दिया था, अगर मान लो कि ए का परचेज नील होता, सपोज ए का परचेज नील, ए का वेजेज भी नील, होता ही नहीं, ये ना खर्च कर रहा है कुछ, ना कहीं से परचेज कर रहा है, हटा देते हैं इसको, तब तो इसका मतलब ऑब्वियसली कि बी से जो ट्रांसफर कर रहा है ए के पास वही है और कुछ है ही नहीं ए के पास। ए अपना कोई खर्चा कर ही नहीं रहा है, तो उसको जो भी मिला है बी से ही मिला है। ठीक है, तब तो 1,80,000 पूरा का पूरा बी का ही होता, लेकिन चूंकि परचेज वो कर रहा है अपना और अपना वेजेज भी है, उसका खर्च भी कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो गुड्स होगा उसका भी उसके क्लोजिंग स्टॉक में, जो उसके द्वारा ओन परचेज का है या ओन कॉस्ट जो इनकम कर रहा है, सारा ही बी का होगा, ये कैसे मान लेंगे। ठीक है, समझ में आया बात। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग आज किए। फिर तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे आज, समझेंगे कॉन्सेप्ट कि भाई अगर हमको, अभी हम लोग 2 डिपार्टमेंट का सब क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ेंगे कि अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि नहीं आप जीपी रेशियो सेम रखिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर आपको सेम रखने बोल देता है क्वेश्चन में, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा करता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोल देगा कि भाई आपको जीपी रेशियो सेम रखना है। ठीक है, कॉमन जीपी रेशियो या सेम जीपी रेशियो, ये हेडिंग दे देते हैं, सेम जीपी रेशियो ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट का जीपी रेशियो सेम रखने बोल रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग करेंगे कि अगर सेम जीपी रेशियो निकालने बोल दिया कि भाई सेम जीपी रेशियो रखिए, तो एक क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, डिपार्टमेंट एक्स वाई और जेड। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक आपका
120 यूनिट, 80 यूनिट, 152 यूनिट, परचेज किया 1000 यूनिट, 2000 यूनिट, फिर 2400 यूनिट, फिर सेल्स 1020 यूनिट at the rate of ₹20 each, ठीक है, और 1920 यूनिट at the rate of ₹22.5 each, ₹22.50 के रेट से उसने सेल किया है। और फिर 2496 यूनिट सेल किया, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹25 ईच। ये है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है, डाटा दिया है, फिर लिखा है टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट ₹1,00,000, ठीक है। प्रिपेयर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। सो एज टू जीपी रेशियो इज सेम, ठीक है, फॉर ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का जीपी रेशियो सेम होगा। ये आपको क्वेश्चन में, ये इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिपार्टमेंटल चैप्टर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है, और हमेशा इसी टाइप से पूछेगा। पैटर्न ऑफ वर्किंग केवल समझना है और कुछ नहीं। अभी 3 डिपार्टमेंट वाला क्वेश्चन हम लोडिंग वाला नहीं बताया आपको, वो कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बनाने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि वर्किंग बहुत लंबा चौड़ा करना पड़ेगा आपको, ठीक है, टाइम टेकिंग है। मैंने पहली बार जब बनाएंगे तो समझ के बनाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको अभी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। कि अगर क्वेश्चन में लिखेगा कि भाई जीपी रेशियो जो है वो हर एक डिपार्टमेंट का सेम रखना है, तो इस केस में हम वर्किंग कैसे करेंगे कि जीपी रेशियो सेम हो जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वर्किंग कैसे करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई डिपार्टमेंट एक्स के पास ओपनिंग स्टॉक 120 यूनिट था, 1000 नया परचेज किया और 1020 यूनिट बेच दिया। किस रेट से? 20 रुपया ईच, हर एक यूनिट को 20 रुपये में बेचा। उसी तरह वाई का दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 80 यूनिट, ठीक है, परचेज में 2000 यूनिट और 1920 यूनिट आपका बेचा है, उसने सेल किया है 22 रुपये 50 पैसा के रेट से, ठीक है। और फिर 152 यूनिट उसके पास ओपनिंग स्टॉक में है और 2400 नया खरीदा है उसने और 2496 यूनिट 25 रुपये के रेट से वो सेल कर दिया। ये क्वेश्चन आपके पास है। अब इसमें हमको कैसे हम वर्किंग करें कि हमारा जीपी रेशियो तीनों का कॉमन हम रख पाए, क्या हम करें, कैसे करें? तो हमें ये वर्किंग करना होगा कि हम मान लेंगे, एज्यूम करेंगे कि जो परचेज क्वांटिटी है ना, परचेज जो किया क्वांटिटी, उसको भी वो इसी रेट से सेल करेगा, 20 रुपये के रेट से, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे वर्किंग में कि सेल वैल्यू निकालेंगे। किसका? सेल वैल्यू ऑफ परचेज क्वांटिटी। जो नया खरीदा ना
सामान, उसका हम सेल वैल्यू निकाल लेंगे, सेल वैल्यू ऑफ परचेज क्वांटिटी। ठीक है, इस रेट से दिया हुआ है सबका अलग अलग। तो X का हमने परचेज किया 1000 यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय इसका सेलिंग प्राइस 20 रुपया, तो आ जाएगा सेल वैल्यू परचेज यूनिट का, तो 20,000 रुपया हो गया। फिर Y 2000 यूनिट बेचेंगे हम 22 रुपये 50 पैसा का रेट से, 45,000 ये आ गया आपका। फिर 2400 यूनिट बेचेंगे हम 25 रुपये के रेट से, 25 कितना 60,000 ये हो गया आपका। ऐड कर दीजिए, 1,05,000 प्लस 20 कितना हो गया 1,25,000, हमारा टोटल सेल वैल्यू आ गया। अब इस सारे तीनों यूनिट ये तीनों यूनिट कितने में खरीदे थे, क्वेश्चन में दिया है भाई, तीनों का मिलाकर परचेज कॉस्ट 1 लाख। इसमें से माइनस कर देते हैं परचेज कॉस्ट 1 लाख, तो आपके पास बच जाएगा 25,000। क्या बच जाएगा ये प्रॉफिट, यानी ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया 25,000। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे, जीपी रेशियो 25,000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल 1,25,000 कितना आ रहा है 20%। अब यही जीपी रेशियो हम तीनों डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे उसका कॉस्ट निकालने के लिए। ठीक है, ये जो जीपी रेशियो आया 20%, इसको अप्लाई करेंगे अब हम तीनों डिपार्टमेंट में उसका कॉस्ट निकालने के लिए, क्योंकि सेल प्राइस तीनों का अलग अलग है, तो उससे ये जीपी माइनस होगा तो उसका कॉस्ट निकल के आएगा, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, समझ में आया बात। तो ये हमको यही वर्किंग मेन है, बस ये याद रखना। देखो कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन के टाइप के हिसाब से वर्किंग पैटर्न याद रखना पड़ता है, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, आपको समझ में आ गया ठीक है, लेकिन पैटर्न आप भूल गए, वर्किंग कैसे करना है। मजाल है क्वेश्चन बन जाए क्वेश्चन एग्जाम में, क्या जी नहीं बनेगा। आपको पैटर्न अगर आप भूल गए ना तो नहीं बनेगा। इसीलिए टाइप ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से वर्किंग कैसे हो रहा है ये भी याद रखना जरूरी है। इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। डिफरेंट टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का उद्देश्य क्या है कि हमको पैटर्न ऑफ वर्किंग भी माइंड में सेट होना चाहिए। ये अच्छा, ये क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा तो यहाँ इस तरह से वर्किंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट अगर ये लिखा है क्वेश्चन में कि जीपी रेशियो सेम रखना है, तो ये हम लोग सबसे पहले यही करेंगे कि जो परचेज गुड्स का तो वैल्यू दे दिया है टोटल 1 लाख, तीनों क्वांटिटी जो खरीदा हुआ XYZ का टोटल उसका परचेज कॉस्ट दे दिया है, लेकिन उसका जीपी रेशियो कॉमन रखने बोल रहा है। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो परचेज किए हैं उसको हम सेम सेल प्राइस पे बेचेंगे। तो पहले हम परचेज क्वांटिटी का सेल वैल्यू निकाल लिए, उसमें से परचेज कॉस्ट घटा दिए, तो आगे आपका जीपी, फिर उसका जीपी रेशियो निकाल लिए। तो जो रेशियो निकला 20%, अब इसमें हम हर एक जगह अप्लाई करेंगे। देखिए एकदम इजी हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं। X, Y और Z हमको अब हम कंप्यूट कर रहे हैं। क्या कंप्यूट करेंगे? कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है ना, कैलकुलेशन हेडिंग दे देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। 3 डिपार्टमेंट है, तीनों डिपार्टमेंट का कैलकुलेशन कर लेंगे। सेलिंग प्राइस आपको क्या दिया है? सेलिंग प्राइस है 20, 2250 और 25। 20, 2250 और 25, इसमें से जीपी हटा देंगे 20%। 4 रुपया, 22 रुपये 50 पैसा का 20% निकाल लीजिए, 4.5 रुपया, ये भी माइनस हो जाएगा। और 25 रुपया का फिर 20%, सॉरी 25 रुपये का 20% 5 रुपया, ये भी माइनस कर लीजिए।
ये तीनों माइनस हो जाएगा, सेल प्राइस से माइनस हो गया जीपी, तो क्या बच जाएगा? कॉस्ट पर यूनिट। ये कॉस्ट पर यूनिट बच गया आपका। 20 में से 4 चला गया 16, 22 में से 4.5 गया तो 8, 25 में से 5 गया तो 20। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये बी कॉस्ट पर यूनिट निकालने का मतलब क्या यूज है इसका? यूज है, यूज ये है कि एक तो ओपनिंग स्टॉक का क्वांटिटी दिया है, वैल्यू नहीं दिया है, तो हम ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। दूसरा, परचेज गुड्स जो दिया है ना, उसका भी अलग अलग परचेज प्राइस नहीं दिया है, कॉमन दे दिया था 1 लाख। परचेज क्वांटिटी का कॉमन दे दिया था, तीनों मिलाकर 1 लाख दे दिया था, लेकिन अलग अलग का तो नहीं दिया था। तो हमको परचेज भी कॉस्ट प्राइस पे लिखना है, ओपनिंग स्टॉक भी कॉस्ट प्राइस पे लिखना है, और जब क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे उसको भी कॉस्ट प्राइस पे लिखना है। तो इसीलिए कॉस्ट पर यूनिट निकालना ही पड़ेगा आपको, तब ना हम परचेज ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लिखेंगे, परचेज स्टॉक का वैल्यू लिखेंगे, परचेज गुड्स का। ठीक है, समझ गए बात? चलिए, तो ये एक वर्किंग हो गया। दूसरा वर्किंग आपको क्या करना पड़ेगा? तीसरा मतलब एक वर्किंग जीपी रेशियो की है, दूसरा कॉस्ट पर यूनिट निकाले। अब एक वर्किंग और करना होगा कि क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट कितना है। ओपनिंग स्टॉक का यूनिट दे दिया है, सेल्स का यूनिट दे दिया है, परचेज का भी यूनिट क्वेश्चन में दिया है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का तो यूनिट नहीं दिया है, तो वो क्वांटिटी निकालना जरूरी है, तभी ना हम उसका अमाउंट लिखेंगे। समझ गए बात? तो आइए क्लोजिंग स्टॉक का भी क्वांटिटी निकाल लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में, यहाँ क्वांटिटी यूनिट्स में है तो यहाँ यूनिट्स में ही वर्किंग करेंगे, एक्स, वाई और जेड। सेलिंग प्राइस, यूनिट ना सॉरी यूनिट। तो कैसे निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक? तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, फिर उसमें उसका ऐड कर देंगे परचेज, परचेज का यूनिट लेंगे, सबका यूनिट लेंगे, परचेज यूनिट ऐड करके जो आएगा टोटल, ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे सेल्स का यूनिट। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक आपका कितना आया, कितना दिया है देखिए, तो ओपनिंग स्टॉक का क्वांटिटी 120, 80 और 152। परचेज दे दिया है 1000, क्वांटिटी लिख रहे हैं हम लोग 2000 और 1920 ऐड कर देते हैं 1120, 2080 और फिर 152 प्लस 1920 तो 2072 माइनस सेल्स। ठीक है, 1120 माइनस सेल्स। सेल कितना किए हैं देख लीजिए, सेल क्वेश्चन में लिखा हुआ था आपके पास 1020, 1920 और 2496। ठीक है, ये माइनस कर दीजिए। चलिए सेल्स माइनस कर दीजिए, 1020, ठीक है, 1920 और फिर 24, गलत हम लिखे हैं क्या परचेज इसका? नहीं जी, परचेज गलत लिखे हैं, जेड का परचेज गलत 2400 है, 2400 है लास्ट वाला, हम 1900 लिख दिए थे। ये ठीक था, ये ठीक था, ये गलत है। 24 यानी 2552 हो गया। सेल हो रहा है 2496। अब इसको वैल्यू कर दीजिए, माने बैलेंस कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा आपका। पहला वाला 100, 160, दूसरा वाला 160, 56, तीसरा वाला है ना 2552 माइनस 2496, 56। तो ये क्वांटिटी निकल गया, 100 यूनिट निकला, 160 यूनिट निकला और 56 यूनिट निकला।
अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओपनिंग स्टॉक, परचेज सबका क्वांटिटी निकल गया। अब हमको सेल का, अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय क्या ध्यान रखना है? अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट तो बहुत दिन से हम लोग बना रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे होता है, परचेज कॉस्ट प्राइस पे होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन सेल प्राइस पे होगा। ठीक है, तो सेल का जो क्वांटिटी दिया है उसको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करके लिखिएगा। ठीक है, गलती उसमें नहीं करना है। ये ऐसा नहीं कि सेल को भी कॉस्ट प्राइस से ही मल्टीप्लाई कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सेल को सेल प्राइस पे लिखिएगा, बाकी सारा जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस पे आएगा। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। फॉर्मेट बना लीजिए। 3 डिपार्टमेंट है भाई यहाँ, XYZ। ठीक है, तीनों डिपार्टमेंट का आप निकाल लीजिए। हो गया? चलिए ध्यान रखिएगा, जो कॉस्ट पर यूनिट निकाले हैं उससे मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है। ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट एक्स का कितना था? 120, और हम डिपार्टमेंट एक्स का कॉस्ट प्राइस कितना निकाले थे? 16 रुपया, है ना? तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 16 कीजिएगा भाई, गलती मत कर दीजिएगा। यहाँ जिसका जो कॉस्ट है उसके डिपार्टमेंट में उसी का लेना है। 120 मल्टीप्लाइड बाय 16 लिखिएगा। 120 मल्टीप्लाइड बाय 16 करके जो अमाउंट आएगा वो लिखिएगा। 120 मल्टीप्लाइड बाय 16, क्योंकि डिपार्टमेंट एक्स का हमारा 1920 आ गया। उसी तरह इसका परचेज जब लिखिएगा तो उसको भी 16 रुपये से ही मल्टीप्लाई करके लिखिएगा। 1000 यूनिट दिया है और 16 रुपया के रेट से, तो 16,000 रुपया ही परचेज लिखिएगा। ठीक है, समझ गए बात? और फिर सेल्स जब लिखिएगा, सेल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके डिपार्टमेंट एक्स का। सेल कितना किया डिपार्टमेंट एक्स? 1020 यूनिट, 1020 यूनिट, और 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस था 20 रुपया। ठीक है, तो 1020 मल्टीप्लाइड बाय 20, 20,400 ये आ जाएगा आपका। इसमें एरर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वर्किंग सारा ठीक कर लिए और यहीं हड़बड़ में कुछ गड़बड़ कर दिए, तो यह नहीं होना चाहिए। और फिर क्लोजिंग स्टॉक लिखिएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। फिर क्लोजिंग स्टॉक को भी कॉस्ट पे लिखिएगा। एक्स डिपार्टमेंट का 100 रुपया था, 100 रुपया 100 यूनिट बोलते हैं, 100 यूनिट था, और 16 रुपये के रेट से उसका आया था क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी कॉस्ट पर यूनिट, तो 16 हो गया आपका ये। ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आया बात? ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
इसमें गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत बात हो जाएगा फिर। अब इसी तरह डिपार्टमेंट वाई का देखिए कितना है कॉस्ट, 18 रुपये, तो उसको 18 रुपये से मल्टीप्लाई कर लिखिएगा। 80 यूनिट ओपनिंग में था, मल्टीप्लाइड बाय 18, 80 मल्टीप्लाइड बाय 18 1440। परचेज था 2000, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 18 36,000 रुपया। ठीक है, अब सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लिखना है आपको। क्लोजिंग स्टॉक आपका 160 यूनिट, तो ये भी आपका 18 रुपये से। ठीक है, ये भी आपका 18 रुपये से। तो क्लोजिंग स्टॉक ये 18 रुपये से 160 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, समझ में आया बात? मल्टीप्लाइड बाय 18 कर दीजिएगा इसको। 18 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 160 मल्टीप्लाइड बाय 18, 2880। और सेल वैल्यू जो आपको दिया हुआ है, सेल वैल्यू कितना दिया हुआ है देख लीजिए। 22.5। सेल कितना था इसका जी? 22.5 रुपया। और बेच रहा है कितना यूनिट? 1920 यूनिट ये सेल कर रहा है। 1920 यूनिट ये सेल कर रहा है। तो 1920 मल्टीप्लाइड बाय कितना था? 22 रुपये 50 पैसा, है ना। 1920 मल्टीप्लाइड बाय 22 रुपये 50 पैसा, 43,200। ये कहाँ चला गया? सेल्स था। हेलो, अरे स्क्रीन जा रहा है ना? कट नहीं हुआ ना तुम लोग का? हाँ सर, बीच में रुक गया था लेकिन अभी सही हो गया। ठीक है ना, चलो, मैंने 1-2 सेकंड ही रुका होगा, ज़्यादा देर नहीं। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। और फिर इसी तरह जेड का लिख दीजिए। सेम आपको पैटर्न ध्यान में रखना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस पे लिखना है, बाकी सेल को सेल वैल्यू पे लिखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा इसमें 152 यूनिट था। 152 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय आपका 20 रुपया, तो 30-40 आ गया इसका ओपनिंग स्टॉक। ओके, चलो नेक्स्ट। इसी तरह आपका परचेज आ जाएगा कितना? इसका कितना क्वांटिटी था? 2000। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 20, 2400 परचेज है। कहाँ गलत लिख लेते हैं बाल बार हम। 2400 यूनिट खरीदा भैया, 2400 से करना क्वेश्चन, 2400 से करना। 2400 मल्टीप्लाइड बाय 20 यानी 48,000 ना। सेल्स लिख दीजिएगा। सेल क्वांटिटी था 2496, 2496 मल्टीप्लाइड बाय 25, 62,500, 400। ठीक है, उसी तरह क्लोजिंग स्टॉक निकाले थे इसका 56 यूनिट। 56 मल्टीप्लाइड बाय 20, 11-20। अब इसको बैलेंस कर दीजिएगा, जीपी निकल जाएगा आपका। जो भी जीपी निकलेगा उससे आप जीपी रेशियो अगर निकालिएगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट सेम आएगा। हाँ,
रहेगा ही अलग, सेम ही रहेगा। नहीं मिस्टेक हुआ तो मैच नहीं करेगा। वैसी बात है, जब गलती करो कैसे मैच करेगा। 4080 पहला का 4080, 8640, 8640, 12480, 12480, ये आ गया आपका जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ टोटल लिख लीजिएगा 22,000 पहला, दूसरा 4680, 46,080, 63520, 63,520। ठीक है, समझ में आया बात। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमारा ये इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आपको करना क्या है क्वेश्चन में भाई, सबसे पहले जीपी रेशियो निकालने के लिए ये हम लोग परचेज गुड्स या परचेज कॉस्ट जो भी दिया रहेगा उसको का ही सेल वैल्यू निकाल लेंगे हम पहले। ठीक है, परचेज का ही सेल वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आपका बन जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा एक और क्वेश्चन है सेम 18 नंबर। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है, खाली थोड़ा सा अंतर किया है। ठीक है, सेम पैटर्न में आप बना सकते हैं इसको, सेम क्वेश्चन ही है, खाली वैल्यू अलग अलग है बस। क्या है क्वेश्चन भाई? डिपार्टमेंट एक्स, वाई और जेड, परचेज, हाँ परचेज 2500, ये यूनिट में दिया हुआ है, 2500, 5000 और 6000, ये परचेज दे दिया आपको। फिर सेल्स का भी यूनिट दे दिया है। ठीक है, 2550, 4800। ठीक है, और फिर इसमें दिया है 6240 सेल्स, और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, ये भी यूनिट में दिया है। इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कोई दिक्कत नहीं। जब पिछला क्वेश्चन में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं था तो क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग करके निकाले थे, यहाँ ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है तो वो ओपनिंग स्टॉक वर्किंग करके निकाल लेंगे। और सेल प्राइस पर यूनिट ये अलग से दिया हुआ है, सेल प्राइस पर यूनिट आपको अलग से दिया हुआ है, 160, 180 और 200। ठीक है, और फिर दिया है टोटल वैल्यू ऑफ परचेज, टोटल वैल्यू ऑफ परचेज ₹15 लाख। बाकी सारा चीज़ सेम लिखा है कि आपको जीपी रेशियो सेम रखना है, आपको जीपी रेशियो सेम रखना है। तो क्या होगा भाई, चलिए स्टार्ट कीजिए वर्किंग। आप लोग अपना अपना स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। सबसे पहले आप जीपी रेशियो निकालने के लिए वर्किंग कीजिए। उसमें क्या करना है आपको कि हम सेल वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले परचेज यूनिट का, जो परचेज किया गया क्वांटिटी उसका आप निकालिएगा सेल वैल्यू, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, सेल वैल्यू निकालना है परचेज क्वांटिटी का। चलो निकाल देते हैं, वर्किंग कर लीजिए खुद ब खुद तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले निकालिए सेल वैल्यू ऑफ परचेज यूनिट। एक्स का हमने कितना परचेज किया, 2500,
1 यूनिट का सेलिंग प्राइस हमारे पास 160 लिख देंगे ये। फिर Y का हमने परचेज किया 5000, 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस आपका 180। Z का हमने परचेज किया 6000 और उसका 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस 200। मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए सेलिंग प्राइस। 2500 मल्टीप्लाइड बाई 160, ये आ गया 4 लाख। फिर 5000 मल्टीप्लाइड बाई 180, ये आ गया आपका 9 लाख। और फिर आपका 6 लाख, 6000 मल्टीप्लाइड बाई 200 यानी 12 लाख। तो 12 9 21 और 4 25 लाख। इसमें से माइनस करेंगे परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट दिया था क्वेश्चन में आपको 15 लाख रुपया। ये सारे गुड्स का परचेज कॉस्ट था 15 लाख। टोटल आ गया 10 लाख आपका ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख। अब आप इसका जीपी रेशियो निकाल लीजिए। जीपी रेशियो निकाल लीजिए। $10 लाख ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 25 लाख सेल वैल्यू था, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 40% आ गया आपका जीपी रेशियो। ठीक है, जीपी रेशियो आपका आ गया 40%। अब हम लोग निकाल लेंगे कॉस्ट पर यूनिट। जब ये निकल जाएगा जीपी रेशियो, तो सब इसके बाद हम लोग वर्किंग करेंगे कि कॉस्ट पर यूनिट कितना है। ठीक है, तो ये जीपी रेशियो निकल गया हमारा। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। आइए, तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, एक्स, वाई और जेड। सेलिंग प्राइस पहले लिख देते हैं तीनों का। सेलिंग प्राइस क्या क्या है? 160, 180, 200। इसमें से जीपी माइनस कर देंगे 40%, तो 160 का 40% निकाल लीजिएगा। अरे तरीके हाँ, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। हो गया ठीक? जा रहा ना स्क्रीन? ठीक। तो ग्रॉस प्रॉफिट अब हम लोग माइनस करेंगे भैया 160 मल्टीप्लाइड बाय 40%। अरे सॉरी, 160 का 40% कितना आ गया? 64। और इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट निकल जाएगा 96। कॉस्ट पर यूनिट निकल गया ये। ठीक है, 180 का 40% 72 यानी 108 आ गया कॉस्ट पर यूनिट। फिर 220 का 40% तो 88, ये कॉस्ट पर यूनिट आ गया आपका 112। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो अब इसके बाद आपको क्या करना है,
हमको निकालना है। देखो इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया था, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए ओपनिंग स्टॉक तो चाहिए। ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया था, परचेज दिया है, सेल्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया था क्वांटिटी में, तो हमको ओपनिंग स्टॉक मिसिंग था। ठीक है, सर 200 का 40% 88 आएगा। गलत लिख दिया क्या जी? 200 का 40% 80, सॉरी, हाँ ये 80 होगा भाई, इसको 80 करना। 200 का 40% ये 120 हो जाएगा। ठीक है, 120। ठीक है, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक के लिए वर्किंग करते हैं हम लोग, है ना। तो आइए वर्किंग करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया था, तो क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिए थे पहले, तो यहाँ पर भी आपको ओपनिंग स्टॉक मिसिंग है। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, एक्स, वाई और जेड। चलो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, एकदम देखिए पिछला क्वेश्चन में हम लोग जो किए थे उसका रिवर्स देखिए जरा, कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ ये वाला निकालना है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। अब ये वाला हमको वर्किंग करके, ये मिसिंग है, ये नहीं दिया हुआ है। क्या करेंगे, सेल्स में ऐड कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, या वो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करते हैं सेल्स, और परचेज माइनस कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो निकल जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स माइनस परचेज। ठीक है, चलिए तो पहले क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं क्वांटिटी में। क्वांटिटी में निकालना है, यूनिट में निकालना है आपको पहले। ठीक है, चलिए आपके पास क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 250, 400 और 140। फिर इसमें ऐड कर दीजिए सेल्स का क्वांटिटी। सेल्स 2550, 4800 और फिर 6240 ऐड कर दिए। ठीक है, और फिर इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग परचेज। ऐड कर दीजिए, परचेज आपको दिया है 2500, 5000 और 6000। 2500, 5000 और 6000, 250 प्लस 2550, 2800 टोटल आ गया। 2800 में से हम माइनस कर देंगे 2500, तो 300 आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब ये 5200 हो गया, तो 200 ओपनिंग स्टॉक यहाँ बच गया। ये माइनस हो रहा है भाई, ये माइनस हो रहा है। और 6240, 240 प्लस 140, 6380 माइनस 6380। ठीक है, तो क्लोज ओपनिंग स्टॉक निकल गया ना, 300, 200 और 380, ये निकला ना जी, है 300, 200, 380। अब हम लोग को क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। प्राइस हम लोग निकाल लिए, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया था वो भी निकाल लिए, कॉस्ट भी निकाल लिए। अब फॉर्मेट बना लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट का। चलो भाई ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। एक्स, वाई, जेड। चलो ओपनिंग स्टॉक वैल्यू लिखते समय ऐसा नहीं गड़बड़ कीजिएगा कि इसका कॉस्ट उससे मल्टीप्लाई कर दिए, गड़बड़ हो जाएगा सब। 300 यूनिट निकाले थे और इसका कॉस्ट कितना निकला था, 300 यूनिट निकाले थे और इसका कॉस्ट हम लोग निकाले थे 96 रुपीज़ ना, फर्स्ट का निकला था 96। तो 300 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 96 कीजिएगा,
300 मल्टीप्लाइड बाय 96, इस तरह से सबका कीजिएगा, क्योंकि इसका कॉस्ट 96 रुपीज़ निकला था हमारा। फिर परचेज हम किए थे 2500 यूनिट, तो 2500 को भी 96 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका आ जाएगा 2,40,000। ठीक है। फिर इधर सेल्स को सेल प्राइस से ही मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, 2550 मल्टीप्लाइड बाय 160। फर्स्ट डिपार्टमेंट का सेलिंग प्राइस 160 है, तो आपका ये निकल गया 2550 मल्टीप्लाइड बाय 160। उसी तरह वाई का निकाल लीजिएगा, वाई का सेल्स यूनिट है 4800 और उसका सेलिंग प्राइस है 180। ठीक है, 4800 मल्टीप्लाइड बाई 180, 8,64,000 सेल्स आ जाएगा इसका। इसी तरह जेड का निकाल लीजिएगा, जेड का 6,240 मल्टीप्लाइड बाय 200, एक यूनिट का 200 है, 6,240 मल्टीप्लाइड बाय 200 तो 12,48,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक लिखिएगा। ओके, क्लोजिंग स्टॉक लिखिएगा। इसके बाद इधर वाई का भी ओपनिंग स्टॉक और सब लिख दीजिए फटाफट। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक हमारा इसका 140 रुपया है, तो 140 मल्टीप्लाइड बाय 96 करेंगे। 140 मल्टीप्लाइड बाय 96 13,440 है। 250 क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ 250 है जी? अच्छा हाँ, सॉरी, फिर गड़बड़ हो गया, हम जेड वाला देख लिए। ओहो, अच्छा भाई मेरे, ये 250 है, तो ये भी चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कितना, 250 गुने 96, 24,000 आएगा ये। ठीक है ना। गलती देखिए, हो सकता है आपको गलती से बचना है, क्योंकि बहुत सारा कॉस्ट, बहुत सारा सेल प्राइस है, इधर उधर हो गया तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ, उस गलती से बचना है। अब 400 इसका क्लोजिंग स्टॉक है वाई का, और इसका कॉस्ट है हमारा, इसका कॉस्ट कितना निकला था वाई का? 108 रुपया। तो 108 पे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 400 मल्टीप्लाइड बाई 108, 43,200। और जेड का था 140 और इसका कॉस्ट था जेड का 120 कॉस्ट। हाँ जी, हाँ सर क्या वो तो आप जो जीपी रेट निकला था वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर आप। हाँ, कॉस्ट तो सर 64, 72 और 80 है ना? कॉस्ट तो ये ना निकाले हैं। हाँ, तो कॉस्ट 96, 108 और 120। हाँ, तो हम कॉस्ट से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे लोगे ना। क्लोजिंग, ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस पे ही लेना है। चलो, तो ये रिकॉर्ड हो गया हमारा। अब इसके बाद और क्या बच गया भैया? एक और क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, जिसका था कितना क्वांटिटी? 140। 140 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट था इसका 120। ठीक है, 120, तो 140 मल्टीप्लाइड बाय 120 तो 16,800। वही बोले ना कि बहुत सारा कॉस्ट और बहुत सारा ये है, तो ऐसा नहीं कि इधर का उधर कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। है पैटर्न वर्किंग करने के बाद इसको बनाते समय ध्यान रखना है, जिसका कॉस्ट, जिसका सेल प्राइस, उसी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, वो ध्यान रखना है। गड़बड़ में नहीं कर देना है, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ घोटाला। अब देखिए, ओपनिंग स्टॉक हम लोग 200 वाई का है, वाई का ओपनिंग स्टॉक और उसका कॉस्ट था 108, तो यहाँ लिखिएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 108, 200 मल्टीप्लाइड बाय 108। ठीक है, 21,600। क्लियर। उसके बाद है आपका
380 और इसका कॉस्ट है 120। 380 है ना इसका स्टॉक जी, ओपनिंग स्टॉक। Yes, reject. 380 हम लोग निकाले थे ओपनिंग स्टॉक, मल्टीप्लाइड बाई इसका कॉस्ट 120। तो 380 मल्टीप्लाइड बाई 120 कर दीजिएगा तो यह आ जाएगा 45,600। परचेज भी इसी तरह लिख देंगे, परचेज का है 5,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 108 ना, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 108 54 5,40,000 5,40,000। और लास्ट वाला है 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 120 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 120 तो 7,20,000। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर दीजिएगा तो इधर का टोटल हो गया 4,32,000 है ना। इसका टोटल हो जाएगा 8,64,000 प्लस 43,200 9,07,200 12,64,800। तो बैलेंस कर दो 1,63,200। कितना आया बैलेंस? 1,63,200। पहला वाला, Yes. दूसरा 34,000 नहीं 3,45,600। क्या कर रहा है जी? 3,45,600। ठीक है, तीसरा वाला 4,93,200। 4,93,000 93 नहीं सर 4,99,200। तो ये इस तरह से भाई क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये इसी टाइप का, ये जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में बोलेगा कि जीपी रेशियो सेम रखना है तो आपको इसी तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बनाना पड़ेगा। तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ लिया आज, और कल पढ़ेंगे फिर हम लोग 3 डिपार्टमेंट का अगर क्वेश्चन दिया है। अभी तक जो भी हम लोग किए क्वेश्चन 2 डिपार्टमेंट्स, ठीक है, 3 डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें लोडिंग का वर्किंग कैसे होगा, ये समझना है। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग इतना ही, फिर 10-15 मिनट बाद फिर क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, एक से 50 तक तो हो रहा है।